प्यारे बच्चों, फिर से नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग सेट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन कोड है 34(1) का। ठीक, तो ये एक्चुअल में सेट 4 और उसका ये फर्स्ट सेट है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, कृपया वीडियो को शेयर और लाइक कर दें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग पेपर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेक्शन ए है। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इफ x a b के पावर 3 and y a के पावर 3 b where a and b are prime numbers, then HCF x and y minus LCM x and y is equal to। ठीक, तो पहले हमें HCF निकालना है, फिर उसका LCM निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अगर हम लोग देखें तो जो HCF होता है वो कॉमन लोवेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक, तो इसमें a का पावर 1 है और यहाँ पे a का पावर 3। तो जो कॉमन हमें मिलेगा सिंपल a मिलेगा। यहाँ पे b के पावर 3 है और b के पावर 1 है। ठीक, तो b के पावर 1 दोनों में मिल जाएगा हमें ए बी। तो ये सी हमारा आ जाएगा ए बी। एलसीएम देखा जाए तो जो हाईएस्ट पावर दोनों में रहे, तो यहाँ पे a के पावर 3 हाईएस्ट है दोनों में, और b यहाँ पे b के पावर 3 हाईएस्ट है। ठीक, तो हमारा एलसीएम हो गया। और इससे इनका डिफरेंट बताना हो तो एचसीएफ माइनस एलसीएम हमें बताना हो ए बी माइनस ए के पावर क्यूब बी के पावर क्यूब। ठीक, तो ए बी तो दोनों में है, तो 1 माइनस ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो और अगर इसका हम लोग फैक्टर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दें तो ए बी 1 प्लस ए बी रहेगा और 1 माइनस ए बी। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, इसे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 प्लस रूट 3 के स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा। क्या वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहेगा या नेगेटिव रेशनल नंबर रहेगा, या पॉजिटिव रेशनल और नेगेटिव रेशनल। ठीक, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर देखा जाए तो ये 1 प्लस रूट 3 ये प्लस है माइनस 1 माइनस रूट 3 एक बार रहेगा, फिर इंटू ए प्लस रूट 3 और प्लस 1 है ये 1 माइनस रूट 3। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और इसमें ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 और +1 कैंसिल, तो यहाँ से 2 रूट 3 प्लस 2 मिलेगा हमें। अगर 2 को कॉमन भी ले लें हम लोग तो लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3। तो अगर देखा जाए तो सभी पॉजिटिव वैल्यू भी है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर थी। इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे रेशनल में तो भी इरेशनल बनेगा, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर से रेशनल से तो भी इरेशनल रहेगा। यानी ओवरऑल हमारा इरेशनल नंबर बन रहा है और सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक, तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट इज। ठीक, तो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू बतानी है जिसके क्या है इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका 0 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आना चाहिए। बी स्क्वायर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 ए जो है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, तो ए इसमें भी दिया है तो ए का ए रहने वाला है। और सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो ए है, ये ए ही रहने वाला है इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो अगर ए स्क्वायर देखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो रूट करेंगे दोनों साइड, तो ये प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक, तो प्लस का भी आंसर दिया है और माइनस का आंसर दिया है। तो रूट अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पे जो रूट रहेगा हमारा, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है सीधा चार फार्मूला लगाएंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है अपान 2a। ठीक, ये -b रहेगा, -b की वैल्यू कितना है, सॉरी b की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं, इरेज करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये 1 और डी की वैल्यू तो 0 आएगी ही, तो कितना बचेगा हमारा 1/2a। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस रहेगा आपका, तो -1/2a ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर हम लोग 1/2 रख देंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी जो कि 0 से बड़ी नहीं होगी। तो अगर -1/2 रखा जाए ए की वैल्यू तब ऐसा पॉसिबल है। अगर हम लोग रखें -1/2 इंटू -1/2, ये वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो -1/2 वैल्यू इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक, तो अगर देखा जाए थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, तो या फिर ये ऊपर पॉइंट होगा या तो नीचे। ठीक, तो वाई तो हमेशा आपका 3 आने वाला, वाई तो हमेशा 3 आने वाला है, तो किस में ये वाई 3 है, इसमें भी -3 है, नीचे बनेगा ये ऊपर बनेगा, इसमें वाई की वैल्यू 1 है जो कि इनकरेक्ट है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग इज 10 मोर देन द ब्लैक balls. If the probability of drawing a red ball at random from this bag is 3/5, then the total number of balls in the bag is। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, साथ में अलजेब्रा भी इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर प्रोबेबिलिटी में बना दिए जाते हैं। तो हम लोग सपोज करेंगे कि ब्लैक बॉल कितना है हमारा। ठीक, तो अगर हमने मान लिया ब्लैक बॉल हमारा x है, तो रेड बॉल x प्लस 10 आएगा कि कुछ से 10 ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की दी है, तो अगर हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की, तो
रेड बॉल कितना है, एक्स प्लस 10। टोटल देखा जाए तो ब्लैक और रेड जोड़ देंगे तो ये 2x+10 आएगा, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, 3/5। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ये 5x+50 इक्वल टू 6x+30। ठीक, तो 5x को इधर ले जाएं तो x हो जाएगा, और 30 को इधर लाएं तो 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई 20। तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग। तो टोटल नंबर तुम्हारा कितना है, 2x+10। तो 2 × 20 + 10 कर देंगे, 50 टोटल बॉल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्वेशन px+3y इक्वल टू p-3, 12x+py इक्वल टू p हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक, तो थोड़ा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये px+3y और ये -p-3 इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। और इसको लिख लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को, ये 12x+py और इधर आएगा तो -p इक्वल टू 0। तो मेनी इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या है हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक, इक्वल टू c1/c2। ठीक, कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम लोग a की वैल्यू ले लें तो ये px है, और यहाँ से 12 है। और b की वैल्यू ले लें तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे p है। ठीक, तो इन्हीं दोनों से हम लोग p की वैल्यू तो मिल जाएगी। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये p² और 36, तो p की वैल्यू आपको ±6 मिलने वाली है। ठीक, तो वैल्यू चेक करते हैं हम लोग कि -6 ओनली होगा कि 6 प्लस में होगा। तो एक बार हमें चेक भी करना पड़ेगा। ठीक, तो वैल्यू को अगर हम लोग एक बार प्लस लेके चेक कर लें, एक बार माइनस लेके। ठीक, तो प्लस ले लेंगे अगर केस में अगर +6 ले लें, ये 6x+3y, और माइनस इसमें 6 रखेंगे, 6 में से 3 गया तो +3 आएगा, और माइनस लगा है तो -3 हो जाएगा, तो 0। और इसमें +3 रख लें, ये 12x+6 है तो 6y, और -6 = 0। तो अगर रेशियो देखेंगे तो 6/12 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, -3/-6 ये भी 1/2 आएगा। तो प्लस के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस के लिए अगर रखेंगे तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये -6x+3y, और -6 रखेंगे तो ये -6 और -3 -9, और बाहर से माइनस है तो +9 इक्वल टू 0 आएगा। और इसमें रखते हैं तो 12x-6y, और माइनस माइनस +6 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर -6/-12 करेंगे तो ये 1/2 तो ठीक है, 3/-6 करेंगे तो ये 1/ या -1/2 आएगा। तो वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ +6 की, इसलिए हमें +6 ओनली ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब भी दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो तो हमें चेक करना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
triangle ABC and triangle PQR are shown in adjoining figure. The measurement of angle C. ठीक, तो साइड का रेशियो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये BC अपॉन PQ का जो रेशियो है इक्वल है AB अपॉन RQ से, और RP अपॉन इसको लेते हैं AC। तो इसका AC ले लेते हैं, तो AC अपॉन PR या RP। ठीक है, तो रेशियो सभी इक्वल हैं। अगर देखा जाए तो ये 1/2 के बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे तो सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो पहले इसका ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 80 और 60 140 होगा। ठीक, तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल P के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है हमारा, एंगल P आ रहा है। ठीक, क्योंकि ये साइड 3.8 है, इसके सामने C है, इसी का डबल क्या है 7.6, इसके सामने क्या है, ये भी कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर 40 डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2a इक्वल टू 310a इज ट्रू है व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल A। ठीक, तो कौन से एंगल के लिए, ए एंगल के लिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो 10-90 डिग्री पे तो हमारा अनडिफाइन है, तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई करने का सवाल ही नहीं है। 60 के लिए चेक कर सकते हैं, 45 के लिए और 30 के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो मेथड ज़्यादा लेंदी बनेगा। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अगर 45 ले लें सिंपल वाला तो 1 आता है। ये 45 और 2 मिलकर 90, 10-90 फिर से अनडिफाइन हो गया। ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन 60 एंड 30 हमारे पास बच रहा है। तो अगर 60 लेंगे तो यहाँ पे 10 120 आ जाएगा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा, और ये इधर पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव भी इक्वल नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पे रखते हैं तो देख लेते हैं 10 2 × 30 यानी 60 आएगा, और इधर 3 10 30, ये तो √3 आ गया। इधर देखते हैं 3 और ये 1/√3, √3 से 3 डिवाइड होगा तो √3 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो गया। तो सिंपल कर देखा था डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर देखा जाए तो साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ता है 0 से लेकर 90 के बीच में, साइन जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो 20-70 से बड़ा होगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और कास्ट जैसे बढ़ता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। ठीक, तो कास्ट 20 बड़ा माना जाएगा 70 से, कास्ट 70 से, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये तो सही हो मान लेंगे, कास्ट 20 और साइन 20। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए साइन 30 ले लें तो कितना आता है हमारा 1/2, और कॉस 30 ले लें तो √3/2। हर केस में कॉस बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। 10-20 एंड 10-70, तो ये क्या होता है 10 sin/cos होता है।
तो साइन की वैल्यू बड़ी होगी जितनी, उतना बड़ा वैल्यू आएगा। ये तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा। ठीक, कॉस केस में। क्वेश्चन नंबर 10, a 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of pole to the ground. If the rope makes the angle 60 degree with the ground, the height of the pole is। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये पोल है, से एक रस्सी टाइट किया गया है जो कि 60 डिग्री बना रहा है, और ये रोप जो है 30 मीटर है। ठीक, इस पोल की हाइट यानी एच हमें बतानी है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, 60 क्या होता है √3/2, और इंटू 30 इधर आ जाएगा तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 से 30 डिवाइड करेंगे तो 15 √3 जो है हाइट आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर डिस्पर्सन ऑफ द रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म बाय टेकिंग आउट द वुड्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन हमारा एक क्यूब है, उसका जो टॉप फेस है वो स्क्वायर शेप में तो रहता ही है क्यूब का, सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक, इसमें से क्या कह रहा है कि इस तरह से हेमिस्फीयर को कट कर रहा है टॉप से। ठीक, तो हम पता ये कर लेते हैं कि एक ये जो लेंथ है हमारा 7 मीटर का, और एक सर्कल नुमा, ठीक है, टॉप फेस लिखेंगे तो हेमिस्फीयर का सर्कल आएगा। इस तरह से कट किया जाएगा तो कितने हेमिस्फीयर इस टॉप फेस पे कट किए जा सकते हैं। तो अगर रेडियस हमारा कितना है 0.35, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 0.75। तो अगर ये देखें तो ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर सभी को जोड़ेंगे तो 7 में देखते हैं कितना कट बन सकता है। तो अगर 7 को हम लोग पॉइंट, ये 70 रहेगा सॉरी, ठीक, तो 7 को 0.70 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो देखा जाए तो 7 से 70 करेंगे तो 10, डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो ये 700/770 हो जाएगा, यानी 10 आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से हमारे लगभग 10 कट हो रहे हैं। तो इधर भी इस तरह से 10 कट हो जाएंगे क्योंकि ये भी लेंथ 7 है। तो कट करेंगे तो इस पूरे टॉप एरिया में लगभग 10 इस साइड 10 इस साइड, यानी इस एरिया की बात होगी तो 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10 टोटल कितने आ जाएंगे 100 हेमिस्फीयर को कट किया जा सकता है टॉप फेस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द cumulative frequency for calculating median is obtained by adding the frequency of all the क्लासेस अप टू द मीडियन क्लास। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये क्लासेस फॉलोइंग द मीडियन क्लास, ये भी गलत है। क्लासेस प्रीसीडिंग, हाँ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ क्लासेस से तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 and 11 respectively, then the value of mod is। तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला होता है मॉड का, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है।
तो मॉड ही बताना है हमें। तो मीन तो दिया है 10 और मीडियन 11, तो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 10, तो 33 माइनस 20 कितना आ जाएगा 30। 30 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल टचिंग द स्मॉलर सर्किल, द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स इज ओ। ठीक है, इफ ए बी, ठीक है, ए बी हमारा 2r है एंड ओ पी, ठीक, ओ पी जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का वो r है, देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक, तो ये लेंथ r दिया है। हम जानते हैं कि अगर ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के देखा जाए तो ये ए बी टेंजेंट है, और सेंटर पे जब भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनती है तो टेंजेंट को या फिर इसको कह सकते हैं ये जो ए बी आर्क है उसे दो पार्ट में कट करेगी। तो अगर बड़े वाले सर्कल्स भी देखें तो सेंटर, ये जो हमारा सेंटर है और ये आर्क है, सॉरी कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाएगी इसको बाइसेक्ट करती है। ठीक, तो परपेंडिकुलर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री टेंजेंट होने के कारण स्मॉलर सर्कल का ये 90 डिग्री बनाएगी। तो 90 ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई और ए बी बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये आर हो जाएगा ए आर। तो अगर इसको ज्वाइन कर दें हम लोग, ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा हाइपोटेनस ए है उसका लेंथ निकाल जा सकता है, जो ए ओ का स्क्वायर आएगा, ओ ओ पी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर, जो ए वो लेंथ आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 बचेगा और आर तो बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 आर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसा इकलौता पैरेललोग्राम हमारा रंबस होता है, ठीक है, जो कि सर्कल को सब्सक्राइब करता है। इसके अंदर जो सर्कल होता है वो साइड को टच करता, तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ रंबस में। तो रंबस की सारी साइडें क्या होती हैं इक्वल, यानी 5a भी होगा, 5a भी होगा, 5 भी हो। क्या पूछा उसका पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड ही तो पेरीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट। ठीक, तो अगर एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इस पे दो पॉइंट लिया गया है आपका ए और एफ, ठीक, तो जो रेशियो निकल के आ रहा है कि ए बी और ए बी, ए एफ और एफ सी जो है 1/, तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल हो तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम ये कहता है कि इस पॉइंट की लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल आएगा बी सी, मतलब थर्ड जो साइड उसके क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाए। तो अगर यहाँ से ए ई हम लोग देखें तो ए ई जो आपका आ रहा है, पूरा लिख लेते हैं, ए अपान ए बी इक्वल टू 1/2, तो अगर देखा जाए तो जो ए बी की वैल्यू आई 2 ए ई के बराबर आएगी। ठीक, तो जैसा कि ये इक्वल हो गया तो हमें इसमें दो ट्रायंगल भी बन गए, ए ई एफ ट्रायंगल और एक ए बी सी। ये सिमिलर ट्रायंगल भी होंगे, कैसे होंगे, एक कॉमन एंगल हो गया और ये साइड पैरेलल हो गई है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ई एफ, और यहाँ पे लिख लें हम लोग
ट्रेंगल आपका ए बी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी के। ठीक, किससे? तो भाई ए सिमिलरिटी से। तो हमें क्या बताना है? विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो एक साइड ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल का, इस साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें ए ई अपान ई बी, सॉरी ए बी करेंगे हम लोग, तो ए ई तो रहने देते हैं। ए बी को क्या लिखा जा सकता है? ए बी को ए ई प्लस ई बी लिखा जा सकता है। ए ई प्लस ई बी तो क्या आने वाला है? ए को ऊपर रहने देते हैं, ए प्लस ई बी को अभी यहाँ निकाले थे, ई बी कितना 2a आ रहा था, 2a। तो ये ए अपान 3 ए हो जाएगा, ए कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 1/2। किसका रेशियो आएगा? तो ये हमारा आएगा साइड के ए अपान ए बी आ जाएगा अपान 3। ठीक, तो ये कंडीशन तीनों साइड के लिए यही रेशियो आएगी। तो देखते हैं किस में 3 आ रहा है हमारा। तो ये तो होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। ई एफ 3BC, तो ई एफ साइड कौन है? ई एफ और ये BC, ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये हो सकता है। तीसरा चेक करते हैं BC, BC ये है और इसके करस्पॉन्डिंग 3EF। लेकिन इसमें क्या है, BC तो हमारा लार्जर साइड है, ठीक है, और ये स्मॉलर का 3 टाइम्स हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो EF जो EF है अपॉन BC करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC इक्वल टू 3EF। ठीक, तो ये रिलेशन बन रहा है हमारा। तो ऐसा डी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी भी नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन डी परफेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। ठीक, तो डिग्री 3 है तो हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट 0। डिग्री 3 है तो 2 मोस्ट तो नहीं आएगा। हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट 0 नहीं। एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट 0 तो एग्जैक्टली भी नहीं होगा। पी एक्स हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट 0। ठीक, सब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, कम 0 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए। स्टेटमेंट के अनुसार जितना डिग्री होता है इतना हो सकते हैं। तो 3 डिग्री है तो 3 तक तो हो सकते हैं, तो एट मोस्ट 3 हो जाएगा। ठीक, और उससे कम चाहे जो भी हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे की हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या करता है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज एट मोस्ट, यानी उनका सम करने पे 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 आए, उसके नीचे कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से ज़्यादा होने का केस देख लेते हैं हम लोग। पहले पे 5 आए, दूसरे पे क्या जाए, 6 आ जाए, या फिर पहले पे 6 आए दूसरे पे 5 आ जाए, या फिर पहले पे भी 6 आए दूसरे पे भी 6 आ जाए। ठीक, तो ये जो केस हमारा बन रहा है ये सिंपल 3 केस ही बन रहा है जिसमें 10 से ज़्यादा वैल्यू आने की संभावना है। डाई में 2 डाई जब हम लोग टॉस करेंगे तो द प्रोबेबिलिटी दैट द सम नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस एट मोस्ट, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है जिसका सम 10 हो या 10 से कम हो। तो जो ज़्यादा आ रहा है उसको माइनस करें, टोटल प्रोबेबिलिटी तो सॉरी टोटल हमारा जो आउटकम है वो 36 है, लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब
कितना एक पॉसिबल इवेंट हो गया हमारे पास 33। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 33 पॉसिबल है, कितने में से 36 में से। ठीक, से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और इसको करेंगे तो 12, तो 11/12 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसा रीजन का सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 4 the power n ends with 0 for the sum natural number 1 n। तो देख लेते हैं, अगर 4 के पावर 1 ले लेते हैं तो 4 पे इंड हो रहा है, 4 के पावर 2 ले लेते हैं और 16 6 पे इंड हो रहा है, 4 के पावर 3 ले लेंगे 64, फिर से 4। जीरो हर बार तो आने वाला नहीं है, वैसे भी 4 के पावर में 4 या 6 ही आता है, जीरो तो नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आर अ नंबर x having 2 and 5 as its prime factors। ठीक, तो x पावर n always ends with digit 0 for every natural number। ठीक, तो अगर x में 2 उसका फैक्टर है 2 and 5, तो n का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, उसमें लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 5 इंटू करने 10 आता है, जिसमें हमेशा 0 आता है, तो 10 फैक्टर है तो 0 तो आएगा ही आएगा, तो ट्रू हो गया। तो ये असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। तो ऐसा हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 कहता है कि असर्शन ए टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, तो अगर ये हमारा सर्कल है, ये डायमीटर है और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस है, पैरेलल होंगे, तो ये तो ट्रू है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ऑलवेज इक्वल। अगर ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक, तो फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड सर्कल ऑलवेज इक्वल, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होंगे। तो ये सिमिलरिटी ट्रायंगल से प्रूव किया जा चुका है, ट्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन रीजन एसर्शन का ट्रू नहीं होगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा। तो दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है करेक्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज हम लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सेट 4 का। ठीक, तो ऐसे और हम लोग सेट को सॉल्व करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें प्लीज़, और आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्ज़ाम, तो कमेंट करें ताकि हम जान सकें और उसको वीडियो बना के आपको समझा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद।